अग्निहोत्र कृषि जागरूकता अभियान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको नमस्कार करता हूं। अधर्म, अनाचार और नास्तिकता में वातावरण चरम सीमा पार कर गया है। आज चारों ओर अशांति का साम्राज्य दिखाई दे रहा है। सृष्टि के सभी प्रारंभिक नियमों की अवहेलना हो रही है। धर्म के नाम पर आज वाद, संप्रदाय जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, उनकी कट्टरता दिखाई दे रही है। भौतिक उपलब्धियों को सर्वस्व मानकर मनुष्य आज ईश्वर को चुनौती देने लगा है। सारा वायुमंडल दूषित हो चुका है। आज वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, फूड पॉल्यूशन के साथ साथ आज साउंड पॉल्यूशन एंड मेंटल पॉल्यूशन काम कर रहा है, वैचारिक प्रदूषण। तो इन समस्याओं से बचने के लिए हमें ऐसे समाधान की आवश्यकता है जिसे किसी भी कसौटी पे परखा जाए, वो सत्य ही सिद्ध हो, वो खरा उतरे, और वो है अग्निहोत्र। यह है वेदोक्त अग्निहोत्र, आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता, या ये कह सकते हैं कि कल बचने का एकमात्र वेदोक्त तरीका। ये सुख, शांति और समृद्धि का आधार है। ये बहुत लौकिक और अलौकिक समस्या का समाधान है। ये आज प्रदूषण को दूर करने का सबसे सशक्त माध्यम है। अग्निहोत्र तो ईश्वर का वरदान है। ये आने वाली सभी प्राकृतिक और अप्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित करता है। ये सृष्टि का संचालन करता है और हमें उत्तम स्वास्थ्य देता है। सत्य धर्म संदेष्टा महान बाबा श्री पोद्दार साहब ने इसी अग्निहोत्र की मूल वेदोक्त विधि का पुनर्जीवन कार्य किया है 1963 में, और उसके बाद 1968 से केंद्र कार्यालय माधव आश्रम द्वारा देश के कोने कोने में सत्य धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। ये सत्य धर्म प्रचार प्रसार ये मात्र संस्था है जिसकी प्रेरणा से आज दुनिया की सारी संस्थाएं एक स्वतंत्रता के रूप में, अब स्वतंत्र रूप में ये आपके अग्निहोत्र का प्रचार प्रसार कर रही है। और 1968 से इसी संस्था की संचालिका हमारी आदरणीय संचालिका जी नलिनी माधव जी हैं। ये यहाँ पर आपके अभी हम आपका ही मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, आपका ही आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उसके लिए हम आतुर हैं। आज महान भाव श्री माधव जी पोद्दार संस्थान जो आपकी संस्थान है, ये आपका इसी माधव आश्रम में ये कार्यरत है। मतलब ये दोनों संस्थाएं हमारी इसी के कार्यरत है। और महानुभाव श्री माधव जी संस्थान की आदरणीय संचालिका जी सोल ट्रस्टी हैं। दोनों संस्थाएं इसी में कार्यरत है और आदरणीय संचालिका जी माधव आश्रम की डायरेक्टर हैं। आज हमारे बीच में सारे किसान भाई बैठे हुए हैं। आज हमारा फोकस है अग्निहोत्र कृषि पर, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको अग्निहोत्र कृषि के बारे में हल्का सा बताना चाहूंगा। उसके बाद हम आदरणीय संचालिका जी का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। आप देख रहे हैं, हम जानते हैं कि कृषि कार्य बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए तो हम किसान को अन्नदाता कहते हैं। आज दुनिया में जितने भी व्यवसाय दिखाई दे रहे हैं वो किसी न किसी रूप में कृषि उपज पर ही आधारित हैं। इसलिए किसान हमारी अर्थशास्त्र का रीढ़ है। लेकिन इसके बाद भी हमारा किसान बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, बहुत हताश है। वो रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों के चक्कर में बर्बाद हो गया है। उसकी भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। उसका प्रोडक्शन देखिए, अन्न है, फल है, सब्जियां हैं, सब जहरीली हो गई हैं। और ये जहर न केवल हमारे पेट में पहुंच रहा है, बल्कि पूरे वायुमंडल को, पूरे वातावरण को जहरीला बना रहा है। अग्निहोत्र फार्मिंग, अग्निहोत्र कृषि प्राण ऊर्जा विज्ञान पर आधारित है और पूरे वायुमंडल में अमृत संजीवनी घोल देता है। तो हमारी कृषि कैसी होनी चाहिए? हमारी कृषि ऐसी होनी चाहिए जो बहुत अच्छी हो, जो सस्ती हो और उसमें परमार्थ हो। और इन तीनों चीजों का समावेश इस अग्निहोत्र कृषि में, अग्निहोत्र फार्मिंग में है। हम अग्निहोत्र करते हैं, अग्निहोत्र करने के बाद हमें अग्निहोत्र भस्म का प्राप्त होती है। ये वैज्ञानिक प्रयोगों और किसानों के अनुभवों से ये सिद्ध हो चुका है कि अग्निहोत्र भस्म के प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाले जितने भी सूक्ष्म जीवाणु हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं। हमारे भूमि में जो आपकी जल धारण करने की क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है। भूमि धारण की जल बढ़ जाती है। ये केंचुओं की संख्या में वृद्धि करती है। जितने भी हमारे विषाणु हैं जो हमारे फसल को नष्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, अग्निहोत्र भस्म के प्रयोग से ये निष्क्रिय हो जाते हैं।
हमारी जितना भी प्रोडक्शन होता है, फसल होती है, गुणवत्ता की दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी गुड क्वालिटी और क्वांटिटी में होती है। मैं आपको अधिक समय लेना नहीं चाहूंगा। मैं बस आप आदरणीय संचालिका जी से मैं नम्र निवेदन करता हूं। उनको नमन करते हुए मैं आदरणीय संचालिका जी को ये निवेदन करता हूं कि वो हमें मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। अभी आज का मेरा जो विषय है वो है पर्यावरण को सुरक्षित रखने का तरीका, अग्निहोत्र कृषि। अग्निहोत्र कृषि जो आज हम जैविक कृषि जान रहे हैं वही है, पर उसमें जैविक पद्धति से खेती करते हुए अग्निहोत्र को भी उसमें जोड़ा गया है। तो सबसे पहले तो अपन पर्यावरण की बात करें कि आज की पर्यावरण की स्थिति बहुत ही दयनीय कहना चाहिए, ऐसी है। पर्यावरण को अगर हम देखें तो वो पूरी तरह से उसको यूँ कहें कि आहत है, घायल है या अस्वस्थ है, ऐसी परिस्थिति पर्यावरण की आज हो गई है। और उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग ही दोषी हैं। पर्यावरण का बेतरतीब दोहन उसका प्रमुख कारण रहा है। और कोई भी चीज़ जब हम उपयोग करते हैं उस समय में ये विचार नहीं करते हैं कि हमारे इस तरह के उपयोग करने से इसे क्या नुकसान पहुंचेगा, तब ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती हैं जैसी परिस्थिति आज हमारे सामने पर्यावरण की बन चुकी है। तो ये परिस्थिति निर्माण होने का कारण हमारी गलत गतिविधियां ही कहेंगे। हमने दोहन किया, जबरदस्त तरीके से दोहन किया, और कहीं पर भी जो चीजें थी, पर्यावरण जो था, उसको टिकाए रखने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया। उसकी वजह से आज नदियों का जल प्रदूषित है, हमारे सामने हवा प्रदूषित है, वातावरण ध्वनि प्रदूषण से हम त्रस्त हैं। पर्यावरण में हम जो पंच महाभूत हैं, इन सब की स्थिति बुरी दिखाई देती है। इनको आज अगर हमको संभालना है, फिर से इन्हें स्वस्थ करना है, तो उसमें एक प्रमुख रोल अगर किसका है तो वो है खेती का। प्रदूषित करने में भी खेती का योगदान जबरदस्त रहा है, क्योंकि खेतों में जो कीटनाशक इस्तेमाल हुए, जिस तरह से खाद का, रासायनिक खाद का इस्तेमाल हुआ, कीटनाशकों का इस्तेमाल हुआ, उसने भूमि को तो किया ही किया, प्रदूषित किया ही किया, पर जल स्रोतों को भी प्रदूषित किया, पानी को पीने लायक नहीं रखा। ये जो होते हैं दवाइयाँ, जब हम आज सब लोग इस विषय को जानते हैं कि ये दवाइयाँ नष्ट नहीं होती, ये जमीन के अंदर बैठती चली जाती हैं, और जो जल स्रोत हैं, नीचे जमीन का जो पानी है 100 फीट नीचे तक के पानी को प्रभावित करती हैं, और पानी खेत का बह करके जाता है तो नदी नालों से होते हुए समुद्र तक उस दवाई की पहुंच हो जाती है। तो इस तरह से जितना भी जल स्रोत है उसको प्रदूषित किया है। तो प्रमुख रूप से खेती में उपयोग की जाने वाले कीटनाशकों में बहुत ज्यादा उत्पादन, बहुत ज्यादा खेत से आमदनी, इनकी वजह से इन कीटनाशकों का इस तरह से अंधाधुंध प्रयोग हुआ है। आज सब लोग जानते हैं, जब इस विषय पर बात करते हैं, कि पंजाब से एक कैंसर ट्रेन चलती है और राजस्थान के गंगानगर जाती है। सब ये भी जानते हैं किसान कि ये ट्रेन आज अगर वहां चल रही है तो उसका कारण रासायनिक और जहरीली खेती रहा है। फिर भी संबंधित हैं, उन सारी दवाइयों को उपयोग आज हमारे किसान कर रहे हैं। तो ये कैंसर ट्रेनें और भी पता नहीं कितनी एक से बढ़कर के हो जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं। दिल्ली के पास का एक गांव है जहां का मैंने एक बार रिपोर्ट देखी थी कि वो
पूरे पानी इस तरह से प्रदूषित हो गया है कि वहां हर घर में कैंसर का मरीज है। और ये सब जानते हुए भी मजबूरी में या जो नवीन पद्धतियां हैं उनके प्रति विश्वास न होने की वजह से लोग वही आज उसी को हम परंपरागत खेती कहेंगे, जो रासायनिक खाद और कीटनाशकों से होती है। आज जो अपढ़ किसान है, जो गांव का इंटीरियर का किसान है, उसको अगर आप कहो कि यूरिया इस्तेमाल नहीं करना, तो ये कहता है कि फिर तो कुछ भी फसल नहीं होगी, बिना यूरिया के फसल होती ही नहीं है। लोग उसके आज से 50-60 साल पहले की बात भूल चुके हैं कि इन खादों के बगैर भी हमारी फसल बहुत अच्छी हुआ करती थी। गोबर का खाद हुआ करता था और भी खाद हम लोग भूरे का तैयार करते थे। ये सब विस्मृत हो गया है और बिल्कुल मतलब पिछले 50 साल से जो एक पद्धति चली आ रही है उसको उसने इस तरह से आत्मसात कर लिया है कि वो सोचने को भी तैयार नहीं कि रासायनिक खाद के बगैर खेती संभव है। तो इसकी वजह से अब जब खेत में दाना चुगते हैं तो पशु प्रभावित होते हैं, पक्षी प्रभावित होते हैं, पशु चारा खा करके प्रभावित होते हैं। इस तरह से दूध भी हमारा इन्हीं दवाइयों के प्रभाव में आ जाता है। हमारे पक्षी और जो मांसाहार करने वाले लोग हैं उनके पेट में भी ये दवाइयाँ सब पहुँचती हैं। तो ये दवाइयाँ ऐसी हैं जो खेतों में उपयोग की जा रही हैं, जिनसे मनुष्य किसी भी स्थिति में बच नहीं सकता, चाहे वो सब्जी खाए, चाहे वो अनाज खाए, चाहे वो दूध का उपयोग करें या फिर उसके जितने भी पानी के स्रोत हैं वो उन दवाइयों से प्रभावित हैं। यानी ये जो कृषि की पद्धति है ये हर तरफ से हमको जहर में डुबो रही है। ऐसी स्थिति आज वर्तमान में खेती की है। तो इसलिए अगर हमको पर्यावरण को संरक्षित करना है, पर्यावरण के संरक्षण की बात सोचनी है, तो सबसे पहले सोचना पड़ेगा तो खेती को सोचना पड़ेगा। जब तक खेती में सुधार नहीं होगा, हम जैविक खेती की ओर नहीं आएंगे, रसायन मुक्त खेती नहीं करेंगे, तब तक हम पर्यावरण को सुधार नहीं सकते। सुधारने का पहला और अत्यंत प्रभावी साधन है वो है खेती, क्योंकि यही साधन ने सबसे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। तो हमको आना किस ओर सोचना पड़ेगा पर्यावरण संरक्षण के लिए, जो सोचना पड़ेगा वो खेती की ओर है। और मैं देखती हूँ कि आज का युवा खेती और जैविक खेती की ओर आकर्षित हो रहा है। जिस ग्रुप में आज हम हैं और बात कर रहे हैं, जिसके सदस्य इस कार्यक्रम को अभी देख रहे हैं, वो सब इसी उत्सुकता से तो यहाँ पर जुड़े हैं। उनका रुझान जैविक खेती की ओर है और युवाओं का ये रुझान देख करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये परंपरा बदलने की बहुत बड़ी आवश्यकता निर्माण हो गई है। जब तक ये बदलेगा नहीं, तब तक हम पर्यावरण संरक्षण के नाम से कुछ भी करते रहेंगे तो भी हम पर्यावरण को जैसा चाहिए वैसा स्वास्थ्य प्रदान करने में असमर्थ रहेंगे। तो आइए अपन फिर खेती की बात करते हैं। खेती की बात करते समय में जब हम जैविक खेती की बात करते हैं आज, तो लोग जैविक खेती से परिचित हैं, जिसमें रासायनिक खाद नहीं है और रासायनिक ये जो विषैले रसायन हैं कीटनाशकों के, यह नहीं है। वो गाय के गोबर और जो ऐसे चीजें बायोडिग्रेडेबल जो चीजें होती हैं, उन चीजों से खाद बना करके और अन्य जो कचरा है उससे खाद बना करके, जो भी हमारे पास जैविक संसाधन है उनसे खाद बना करके और खेती की जा रही है, उसे हम जैविक खेती कहते हैं। उसमें हमें औषधियों के भी जो उपयोग करना पड़ता है वो भी हम निसर्ग से जो चीजें मिलती हैं, पेड़ों के पत्ते हैं, नीम के पत्ते हैं, करंज के पत्ते हैं, और इस तरह के इससे लेकर के हम दवाइयाँ बना रहे हैं। और इस तरह से इसमें बहुत प्रयोग सब जगह चल रहे हैं। बहुत सारी पद्धतियाँ जैविक खेती की हैं, बहुत सारे दवाइयाँ लोग अपने अपने तरीके से भी अपने प्रयोगों से तैयार कर रहे हैं और कर रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे कृषि विशेषज्ञों को जानती हूँ जो जाकर के लोगों को इसके लिए प्रेरित करते हैं और प्रशिक्षण दे रहे हैं। हजारों लोग, युवा मुख्यतः,
खेती की ओर, जैविक खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अपन जैविक खेती की बात करते हैं तो सबसे पहले जो चीज समझ में आती है कि खेती की जान कुछ अगर है तो वह है गाय का गोबर, गोबर और गोमूत्र। इसके बगैर हम खेत को कभी भी सशक्त और जैसा चाहिए वैसा उपजाऊ नहीं बना सकते। खेत की उर्वरक क्षमता अगर हमें बढ़ानी है तो खाद, गाय के गोबर का जो खाद है, इससे बेहतर कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। सबसे उत्तम, सबसे ज्यादा प्रभावी खाद अगर हमारे सामने है तो वह है गाय के गोबर का खाद, जो आप एक बार डालते हो तो 3 साल तक प्रभावी रहता है। जबकि हम रासायनिक ये जो खाद डालते हैं, एक बार डालते हैं और बस एक ही फसल के लिए होता है और अगली फसल के लिए हमें फिर उपयोग करना पड़ता है। यह हर साल अगर हम ये खाद डालते हैं तो हमारी जमीन भरपूर उपजाऊ रहती है। तो अगर हमें जैविक खेती करनी है तो सबसे पहले किसके बारे में सोचना पड़ेगा? गाय के बारे में सोचना पड़ेगा, गौ पालन के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि भरपूर मात्रा में हमारे पास गोमूत्र और गोबर चाहिए। खाद के लिए गाय का गोबर उपयोगी होता है। तो गौ पालन की ओर आना पड़ेगा। किसान का मतलब ये होता है कि जिसके पास 5-10 गायें हों, वही सही ढंग से अपने खेत को आवश्यक उर्वरक दे सकता है। घर में खाद बना करके और खाद की पूर्ति की जा सकती है। काम होगा। आज से कुछ समय पहले आप देखिए, 40-50 साल पहले, कि हर एक घर में, हर किसान के घर में गाय हुआ करती थी। गाय नहीं, गायें हुआ करती थी अनेक, क्योंकि वो सारा गोबर जो है वो फिर खेत में ही जाया करता था। और आज पूरी तरह हम एक तरह से कह सकते हैं कि हम रासायनिक खाद की लेयर बिछा करके, जमीन को आधार बनाकर उस पर रासायनिक खाद की लेयर बिछाकर और उस पर खेती कर रहे हैं। ऐसी वर्तमान परिस्थिति है। तो हमें फिर जो उस जमीन को उपजाऊ बनाना है और उसको उपजाऊ बनाने के लिए गाय का दिया हुआ ये जो वरदान है हमारे पास, जो खेत की जान है, वो है गाय का गोबर। उन्होंने पालना शुरू किया है, क्योंकि बगैर गौ पालन के आप जैविक खेती कर ही नहीं सकते हैं, यानी रसायन मुक्त खेती कर ही नहीं सकते हैं। तो पहली चीज आ गई गाय। गाय का गोबर हमें खाद के रूप में इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस खाद की बहुत सारी पद्धतियां हैं, नई नई पद्धतियां अभी और अस्तित्व में आई हैं। भूरे में डाल करके, गड्ढे में डाल करके जो खाद बनाते थे, उसके अलावा नेड़प वाली पद्धति हमारे सामने है, जिसमें हम मिट्टी को भी खाद के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। और भी कई पद्धतियां हैं जिससे जल्दी से जल्दी गोबर भी खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इन सब की ओर हमें आना पड़ेगा। पर पहले तो गोबर चाहिए ना। पहले तो किसान के घर किसानी करने के लिए पहले एक गाय का गोठा चाहिए, एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ 5-10 गाय रख सकें, 2-5 गाय रख सकें और गोबर का अधिकतम उपयोग कर सकें। तो और गोमूत्र को दवाई के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर थोड़ी सी जगह में जब जहाँ गाय घूमती फिरती हैं खेत में, तो गाय के चलने फिरने से भी खेत उपजाऊ ही होता है। ऐसा जो खेत होता है जिसमें रसायन नहीं, वहाँ जो चिड़िया दाना चुगती है, वो चिड़िया भी स्वस्थ है। वहाँ जो पशु वहाँ का घास खाते हैं, वह भी स्वस्थ हैं। वहाँ का अनाज खाने वाला मनुष्य भी स्वस्थ है। और वहाँ से गुजरने वाला पानी भी कीटनाशक नहीं है, वो शुद्ध है। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? तो गाय की ओर देखना पड़ेगा। गौ पालन मतलब किसान का मतलब है कि वो गौपालक होना ही चाहिए। बिना गौपालक हुए आप किसान हो नहीं सकते, जैविक खेती आप कर नहीं सकते। तो जैसे भी आज बहुत सारी पद्धतियां हैं, सुभाष पालेकर जी की जीरो बजट खेती है, नेचुको फार्मिंग है, जैविक खेती के और भी कई प्रकार हैं, कोई वैदिक खेती कर रहा है, बहुत सारी अलग अलग पद्धतियां हैं। पर मूल रूप से जैविक खेती का मतलब क्या हुआ?
रसायन मुक्त खेती। अब उसमें प्रकार कुछ विशेष अलग अलग नहीं है, थोड़े बहुत खाद बनाने का तरीका और ये सब कुछ अलग हो सकता है। कोई जो बनाता है अमृत पानी, उसमें किसी में गुड़ और बेसन होगा तो किसी में कुछ और होगा। छोटा छोटे अंतर से चीजें हैं। बहुत सारी चीजें आज हमारे सामने है, बहुत कुछ हम सीख सकते हैं और कर सकते हैं, पर फिर भी हमको पहली चीज जो लगेगी वो लगेगी गाय। गाय के बगैर हम ये कुछ भी 2 एकड़ का भी खेत अगर हम जैविक पद्धति से करना चाहें तो नहीं कर सकते। तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि गौ पालन की ओर किसान को आना होगा। और खेती की जान गाय का गोबर ही है, दूसरा कोई नहीं। दूसरा अन्य कोई गोबर भी इतना प्रभावी नहीं होता है जो इतना प्रभावी गाय का गोबर खेत के लिए होता है। और अभी जैसे कुछ प्रयोग भी चल रहे हैं, गाय के गोबर से बहुत सारी चीजें भी आजकल वर्तमान में बनाई जा रही हैं। तो गाय के गोबर में, गाय के उसमें बहुत सारे औषधि तत्व होते हैं जो अन्य चीज में नहीं है। तो किसान को गाय की ओर आना पड़ेगा, एक पॉइंट हो गया है। दूसरा, कुछ भी जब हम जैविक खेती करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि रोगों का आक्रमण हो जाता है, और रोगों का आक्रमण होने की वजह से घबरा करके किसान कीटनाशकों की ओर मुड़ता है। पर धीरज रखें, जैसे कई बार बीमारी आती है वैसे स्वतः ही चली भी जाती है। तो धीरज रखने से हम हमारी फसल को आराम से बिना कीटनाशक के बचा सकते हैं। अगर कीटनाशकों का प्रयोग ही करना है तो हम घर में अपने हिसाब से कीटनाशक बनाएं, उसका अध्ययन करें, विषय को समझें और एक प्रण लेकर के चलें जैविक खेती करते समय में कि किसी भी तरह से हमें जहरीले रसायनों का प्रयोग नहीं करना है। तो ये स्मरण के साथ जब करते हैं तब जाकर के हम जैविक खेती पूरी तरह से कर पाते हैं। असल में क्या है कि किसान को एक ऐसी सोच होनी चाहिए उसके साथ में कि वो एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा और जनता के कल्याण का काम कर रहा है जो भी वो खेत में पैदा कर रहा है। तो वो शुद्ध होना चाहिए, वो सात्विक होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, तो ही वो जो उसका कर्म है खेती, वो उसको जो उसके जीवन में उन्नति चाहिए वो उन्नति देगा। इस सोच के साथ जब किसानी होगी तभी जैसी चाहिए वैसी जैविक पद्धति से खेती हो पाएगी। पहले के किसान ऐसे ही सोचते थे और आज किसानी करने के लिए फिर से यही सोचना पड़ेगा कि 2 पैसे कम आए तो चलेगा, 2 पैसे कम में हम रख लेंगे, पर खेती के साथ समझौता नहीं करेंगे। तो ये जो जैविक खेती है, इसमें हम लोग जब अग्निहोत्र खेती की बात करते हैं, अग्निहोत्र कृषि की बात करते हैं, तो बखर वैसे ही करना है, दाना हमको वो जो बीज बोना है वो उसी पद्धति से बोना है, सब कुछ करना तो उसी पद्धति से होता है। बस इतना ही है कि हम सारा जो खेत में डालेंगे वो गाय के गोबर का खाद होगा या अन्य पद्धति से हमने जो बनाया है घास और इसको कचरे से बनाया हुआ खाद होगा, वो खाद होगा। और इतना है कि हम जो बीज डालेंगे उसको हम गौमूत्रों से उपचारित करके बोते हैं। उसकी पद्धति मैं आपको बताऊंगी आगे। और अभी मेरे बाद भी बहुत सारे लोग इस विषय पे चर्चा करेंगे तो इनमें इस विषय की चर्चा होगी। तो उपचारित बीज बोया जाता है जिससे कि बीजों में जो रोग हैं वो उन रोगों का सामना फसल को नहीं करना पड़ता है। तो उसके बाद समय पर जैसी कटाई होती है वैसी कटाई होगी, सब कुछ वैसे। क्यों कहते हैं कि ये जो जैविक खेती है इसके साथ हम अग्निहोत्र को जोड़ते हैं। खेत में यथासंभव हमारे होता है कि सवेरे शाम अग्निहोत्र सूर्योदय और सूर्यास्त पर किया जाए। अग्निहोत्र करने से वातावरण शुद्ध होता है। अग्निहोत्र करने से जैसा प्रयोग में देखा गया है कि 16 बाई 16 के कमरे में अग्निहोत्र किया गया तो 96% रोगाणु और कीटाणु नष्ट होते हैं। तो ये वातावरण पर इसका प्रभाव अग्निहोत्र का होता है। जब हम खेत में अग्निहोत्र करते हैं तो खेत का वातावरण भी सशक्त होता है। उसमें हमारे जो पौधे हैं, जो फसल हमने बोई होती है, जो पेड़ हमने लगाए होते हैं, वो भी सशक्त होते हैं और सशक्त होने की वजह से उनमें रोग नहीं आता। तो अग्निहोत्र वातावरण बनाने का काम करता है, इसलिए सवेरे शाम का अग्निहोत्र
इसके अलावा भी अगर किसान के पास समय है, उसके यहाँ गाय है तो घी भी उपलब्ध है उसको, तो वो बीच बीच में कभी कभी 1 घंटे का महामृत्युंजय यज्ञ, हफ्ते 15 दिन में 4-4 घंटे का यज्ञ, कभी चाहे तो और लंबे समय के लिए यज्ञ अपने खेत में करें। ये जो हम खेत में यज्ञ करेंगे तो इसमें जो वातावरण में अग्निहोत्र का प्रभाव होगा वो पौधे ग्रहण करेंगे और पौधों के इस ग्रहण करने की वजह से उनकी सशक्तता बढ़ेगी। तो वातावरण का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। हम जब खेती की बात करते हैं तो हम हमेशा खाद की बात करते हैं और ऐसा कहते हैं कि जमीन से जैसे पौधा भोजन लेता है वैसे वो हम सब जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, वो वातावरण से भी बहुत कुछ ले रहा होता है। तो जो वातावरण से जमीन से अगर वो लेता है 5%, तो वातावरण से लेता है 95%। और ये जो वातावरण से 95% लेता है, इसमें अग्निहोत्र उस वातावरण को शुद्ध करने की वजह से 95% अच्छी तरह से उपलब्ध होता है। तो इसके लिए मतलब अग्निहोत्र करते हैं हम ये वातावरण को शुद्ध करने के लिए कि वातावरण से पौधे को सशक्तता मिले। जमीन में हम जो जैविक डाल रहे हैं उससे जमीन को सशक्त करते हैं और इस तरह वातावरण को सशक्त करते हैं तो उसमें पौधा बहुत स्वस्थ रहता है और इसीलिए रोग आते ही नहीं है पर कम है उस रोगों को दूर करने के लिए। तो वातावरण शुद्ध करना ये अग्निहोत्र का मुख्य रूप से कार्य है। चाहे वो अग्निहोत्र हम घर में करते हो तो घर का वातावरण शुद्ध होता है, जब हम खेत में करते हैं, बाग बगीचे में करते हैं, जंगलों में करते हैं, का वातावरण शुद्ध करना है। इसलिए नियमित खेत में अग्निहोत्र होना है। हम खाद है अग्निहोत्र के भस्म खेत के लिए ये समझिए कि बहुत अच्छा खाद के रूप में हम जब इसको देते हैं, पानी के इसको बहा के दे सकते हैं, पाउडर के रूप में भी इसका छिड़काव हम कर सकते हैं, तो इससे पौधों को बहुत फर्क पड़ता है। तो ये एक बहुत अच्छा टॉनिक हम पौधों को देते हैं। भस्म जो खेत अग्निहोत्र करेंगे उस भस्म का भी हम उपयोग खेती के लिए करते हैं। अग्निहोत्र भस्म से हम कीटनाशक भी बनाते हैं, पानी में उसको घोल करके उसको 48 घंटे रखते हैं उसको और उसको फिर छान करके स्प्रे कर देते हैं। मैंने देखा है हमारे से कभी हम लोगों ने कीटनाशक का उपयोग नहीं किया है और कभी भी हमने रासायनिक खाद का इस्तेमाल 4-5 एकड़ की जगह है पर उसमें हमने देखा है कि एक बार जैसे चने में इल्ली भी लगी तो वो स्वतः ही जैसे बादल छट गए तो इल्लियां खुद ही पेड़ों को छोड़ के चली गई, चने को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये समझ में आया कि थोड़ी सी धीरज की भी जरूरत होती है। मैंने एक किसान को देखा कि वो हरियाणा के थे, उनके यहाँ उसमें चावल में रोग लगा तो दवाइयां डाली गई, 1 बार 2 बार 3 बार, यहाँ तक कि कृषि विशेषज्ञों ने कहा ये चावल अब चला गया है, ये धान अब होगी नहीं, तो अब इसमें दवाइयां डालना बंद करो। पर लाखों की फसल, इसलिए दवाइयों का उन लोगों ने उपयोग जारी रखा और वहाँ हजारों पशु पक्षी, गाय भैंस, कुत्ते बिल्ली, सब बहुत सारे लोग उससे रोगी हुए और ये पशु पक्षी मृत हो गए। पर फसल फिर भी चली गई। तो किसान को धीरज रखना चाहिए और समस्या को समझते हुए ही हर चीज को उपयोग करना चाहिए। तो अग्निहोत्र कृषि करते समय में भी थोड़ा सा ये कीटनाशक ऐसा है कि जो आप स्प्रे कर रहे हो उसको आप एक ग्लास में अपना ले करके खुद पी भी सकते हैं, तो आप इसको कीटनाशक कहेंगे? ये तो अमृतदायी है, ये पौधों को सशक्त बनाता है जिससे रोग उसको
छोड़ देता है रोगाणु को। जैसे नहीं हम अभी कोरोना का वायरस का टीका लगवा रहे हैं, टीकाकरण चल रहा है आजकल। ये क्या है कि वो वायरस हम पर परिणाम न करे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। वैसे ही ये जो भस्म हम इस तरह से दवाई बनाकर जब डालते हैं तो ये पौधों को सशक्त बनाते हैं, जिससे कि रोग उस फसल को उससे दूर हो जाता है, भाग जाता है वहां से। तो ये करने की जरूरत है, बजाय उन कीड़ों को मारने की, उनको खत्म करने की। प्रकृति में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और आज जो खेती की पद्धति है वो पूरी तरह से प्रकृति को तोड़फोड़ करने में लगी है, खत्म करने में लगी है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक जो छोटे से छोटा जीवाणु भी है, उसका अपना कोई काम है, वो अपने हिसाब से अपना काम कर रहा है। सबकी आवश्यकता है, इसीलिए वो पैदा हुए हैं। तो हर एक को उसका अपना काम करने दो, हर एक को अपना हिस्सा लेने दो, हर एक को करने दो। स्वाभाविक रूप से उनका आना और जाना होने दो। हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने फसल हमें बचानी है तो हम हमारी फसल को सशक्त बनाएं, जिससे कि वो जीवाणु अन्य कोई ढूंढ लें और वहां जो भी तो बीमारी है, हेलो मैम, ये आवाज का कुछ इशू लग रहा है मुझे, हमारे तक आवाज नहीं आ रही है सही से। हमारा स्थान छोड़ दे। तो इस अग्निहोत्र कृषि जब हम कहते हैं तो मुख्य खेत में आप अग्निहोत्र करके वातावरण बनाओ। अच्छा, बाकी तो आप जैविक पद्धति से सारा जो भी कर रहे हैं, जो हेलो हेलो आपने अपना को चाहे कोई और वैदिक हेलो नवीन जी, मुझे आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, मुझे आवाज आ रही है सर, मुझे लगता है कि सर मैम की तरफ से कुछ नेटवर्क का थोड़ा इशू है सर, उनकी वॉइस ब्रेकिंग हो रही है और काफी लोगों को भी हेलो, ये आवाज इशू। आ रही है क्या? आवाज आ हाँ रही है? हाँ, आवाज आ रही है लेकिन थोड़ा आ रही है। रुक रुक के आ रही है मैम, कभी रुक जाता है, थोड़ा डिस्टरबेंस ज्यादा है। थोड़ा सा अच्छा ब्रेक हो अच्छा। रहा है दीदी, आवाज ना हल्की सी यस, ब्रेक हो रही ब्रेक हो है। रहा है। हो शायद सकता है कि नेटवर्क। इंडोर में है तो थोड़ा नेटवर्क आपके वहाँ कैसा रहता है? हाँ, अभी तो ठीक है, बढ़िया। ठीक है। तो जारी रखो ना। यस हाँ यस हाँ, मैम। जारी रखिए। बस हेलो, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू आ रहा था, आवाज ब्रेक हो रही थी। आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ ठीक है। तो इस तरह से मैं कह ये रही थी। हाँ, आ रही है, आ रही है। ठीक है। तो इस तरह से मैं कह रही थी कि वो अग्निहोत्र वातावरण हमारा शुद्ध करता है, और वातावरण शुद्ध होने से अपने आप फसलें बहुत अच्छे से अपनी हो जा, सब तरह की फसल। तो कोई जितने भी प्रकार हैं फसलों के हमने सब लिए हैं। हमारे यहाँ बाग भी है फलों का,
जिसमें कभी भी अमरूद है, आम है, नींबू है, सारे कम से कम 25 प्रकार के फलों के पौधे हैं। बहुत बड़ा बगीचा है जिसमें गुलाब और जितने भी तरह के हमारे पौधे हैं बगीचे में लगने वाले, वो सारे पौधे हैं। कहीं पर भी हमें कभी भी बीमारियों की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। और क्यों? क्योंकि आश्रम में अग्निहोत्र होता है और अग्निहोत्र जो वातावरण बनाता है, उस वातावरण में पौधे स्वस्थ रहते हैं। देखने वाले कहते हैं कि आपके यहाँ के पौधे बहुत ही हेल्दी दिखाई देते हैं। ये सिर्फ अग्निहोत्र से होता है। इसलिए जो हमारी जैविक पद्धति है, इसमें हमको अग्निहोत्र को प्लस करना पड़ेगा। अगर हम अग्निहोत्र को उसमें जोड़ लेते हैं तो हमारा जैविक पद्धति हमको बहुत ज्यादा और अच्छा परिणाम देगी। मैं आज के युवाओं के लिए कहना चाहूंगी कि वो जैविक की ओर आ रहे हैं और नया कुछ प्रयोग करने के लिए, उसके लिए त्याग करने के लिए, मेहनत करने के लिए तत्पर हैं। तो उसको और अच्छा बनाना अगर उन्हें, तो उनको उसके साथ अग्निहोत्र को भी शामिल करना चाहिए। अग्निहोत्र के बारे में अभी मैंने ज्यादा कुछ बताया नहीं है, मेरे आगे बोलने वाले फिर आगे बताएंगे भी। पर अग्निहोत्र एक बहुत छोटी सी यज्ञ की विधि है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में यह हवन किया जाता है। 2 मिनट का समय लगता है। अक्षत चावल, बिना टूटे चावल, कच्चे चावल और गाय का घी, ये आहुति की सामग्री होती है। गाय के गोबर के कंडे, जिसको हम उपले भी कहते हैं, वो पिरामिड आकार के पात्र में जलाए जाते हैं। समय सूर्योदय के समय से 10 मिनट पहले उसको जला दिया जाता है और वो अच्छी धधकती हुई अग्नि में ठीक सूर्योदय के समय 2 आहुतियां दी जाती हैं। आहुति भस्म होने तक वहां शांत चित्त रीढ़ की हड्डी सीधी रख करके बैठना होता है। अग्निहोत्र 2 से 3 मिनट में आहुति भस्म हो गई कि पूरा हो जाता है। ऐसा ही शाम को सूर्यास्त के समय में किया जाता है। तो जैसा मैं कह रही थी कि किसान को अगर जैविक खेती करना है तो गाय के बारे में पहले सोचना पड़ेगा। अग्निहोत्र भी उसी में आता है कि अग्निहोत्र करने के लिए भी हमें गाय का कंडा और गाय के गोबर का कंडा और गाय का घी आवश्यक होगा। अन्य हवन भी हमें अगर अपने खेत में करने हैं तो उसके लिए भी हमें गाय के घी की आवश्यकता होगी, क्योंकि गाय का घी वातावरण में व्याप्त सौम्य विष को नष्ट करता है और गाय का गोबर का कंडा जो है वो कृमिनाशक होता है। तो उसका धुआं भी खेत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके लिए जो भस्म, हम अग्निहोत्र भस्म का जब उल्लेख करते हैं तो वो गाय के गोबर के कंडे की भस्म होती है। और विशेष बात यह है कि हम इस कंडे का उपयोगी है, फिर औषधि है, गाय का घी औषधि है। फिर इसमें हम पिरामिड पात्र में इसको रखते हैं, उसका पिरामिड का प्रभाव रहता है। इस पर सूर्योदय सूर्यास्त का समय का प्रभाव रहता है और मंत्रों का प्रभाव होता है। तो इस तरह से जो गाय के गोबर के कंडे की सामान्य भस्म से कई गुना ज्यादा प्रभावी हो जाती है अग्निहोत्र करने की जो भस्म बच जाती है वो। तो गाय की आवश्यकता फिर अग्निहोत्र में भी हमें उतनी ही है जितनी खेती के लिए है, और खेती के लिए अग्निहोत्र आवश्यक है। तो ये सब एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। चाहे हम बाग बगीचा लगाते हैं, चाहे हम खेती करते हैं, चाहे हम सब्जी का उत्पादन करते हैं, किसी भी चीज में जब हम जमीन से कुछ भी उत्पादित करना चाह रहे हैं तो उस वातावरण में हमें अग्निहोत्र करना आवश्यक है। इसी को हम अग्निहोत्र कृषि कह रहे हैं कि उस खेत में जहाँ अग्निहोत्र होता है वो अग्निहोत्र कृषि हुई, जैविक पद्धति की कृषि अग्निहोत्र के साथ। और ये 2 चीजें हम इसमें साध्य कर रहे हैं कि हम खेती भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम पर्यावरण को भी बहुत सशक्त बना रहे हैं। जो हम पहला हमारा विषय है कि पर्यावरण संरक्षण में खेती का जो महत्वपूर्ण योगदान है, तो उसमें हम अग्निहोत्र को शामिल करके उस खेती के योगदान को बहुत ही ज्यादा ताकतवर और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बना देते हैं। तो अग्निहोत्र को हमें जैविक खेती में इस तरह से इस्तेमाल करने की आज आवश्यकता है। छोटा सा है, 5 मिनट का समय लगता है। घर में जो जैसे खेती में है तो किसान खुद करें, वह नहीं है, वो जिस आदमी से खेती करवा रहे हैं, हमारे कर्मचारी रखते हैं खेत में, किसी को भी कहा जा सकता है कि समय पर वो 2 आहुतियां दे दें। पर एक छोटी सी झोपड़ी हमें अपने खेत में बनानी होगी। उस छोटी 8 बाई 8, 10 बाई 10 की एक झोपड़ी बना करके अग्निहोत्र का स्थान नियत करना होगा और उस स्थान पर
सूर्योदय सूर्यास्त पर अग्निहोत्र हो करेंगे तो ये बहुत अच्छे से हमारे खेत को हम सशक्त और अच्छा बना सकते हैं। तो खेती के साथ अग्निहोत्र को जोड़ने की आवश्यकता है और गाय के सब चीजों का उपयोग करते हुए हम ये जो जैविक खेती करेंगे, अग्निहोत्र युक्त खेती करेंगे, तो हम अपना और सारे प्राणियों का और सारी प्रकृति का संरक्षण इसके माध्यम से कर सकेंगे। धन्यवाद। जी मैम, धन्यवाद मैम। सर आप कुछ बोल रहे हैं नवीन जी? सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर। नलिनी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज जो उनका संबोधन था कि किस तरह से हम जो खेती है अपनी अग्निहोत्र की विधि से हम किस तरह से अपने वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं, इसके साथ ही गाय का भी उसमें कितना महत्व है। तो इसी के साथ में काफ़ी लोग अपने क्वेश्चंस रखना चाहते हैं आपके साथ दीदी, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 1 बाय 1 अपनी चीज़ें रखें। जिनको कुछ भी पूछना है वो अपने हाथ खड़ा करें। या परने चानूवाल जी। जी मैं बोलूं? जी आप बोल सकते हैं सर। हाँ हाँ, मैं कोटा से बोल रहा हूँ, मनोहर लाल द्विवेदी। मैं भी अग्निहोत्र कार्यकर्ता यहाँ कोटा के राकेश जी द्विवेदी के से जुड़ा हूँ। वैसे तो इस कार्यक्रम को मैं लगभग यहाँ गोदावरी धाम है वहाँ भी 1-2 बार हुआ था, तब मैंने देखा था। तो अभी मैं 1 सप्ताह से जुड़ा हूँ और मैं घर पे तो नियमित कर ही रहा था सुबह शाम। इसके साथ में मैंने राकेश जी से निवेदन किया था कि शाम को मेरा शॉप से घर जाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो मैं क्या अपनी शॉप पर भी कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा बिल्कुल अवश्य कर सकते हैं। उन्होंने मिट्टी का जो यज्ञ वेदिका है वो दिया और फिर मैं यहाँ पे प्रारंभ किया। तो इस बारे में पूछना चाह रहा था कि उसको मतलब हम क्या उस सुबह और शाम के अलावा अगर दिन में भी कर सकते हैं क्या, जो अपने इसकी दुकान की शुद्धि हो या कृषि मतलब खेत पे किसान भाई भी हमसे पूछते हैं इस बारे में, तो हाँ। उनके लिए भी हाँ जी। नहीं, अग्निहोत्र तो सूर्योदय सूर्यास्त के समय में ही होता है। हम्म। ये सर्केडियन जी रिदम पर आधारित हाँ हाँ जी। तो इसलिए सूर्योदय सूर्यास्त के अलग के खेत में हम चाहें तो 4 घंटे का मृत्युंजय हवन कर सकते हैं या घंटे भर का हवन कर सकते हैं। तो ये हम किसी भी समय पर कर सकते हैं, पर अग्निहोत्र का समय, अग्निहोत्र प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हाँ। और इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त ये दोनों समय ऐसे हैं जब प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। बिल्कुल। दिन तो जो मेरा ये कहना है कि रात की शुरुआत होती है, रात खत्म होगा। हाँ, अगर किसान को हम इस बारे में बताते हैं तो 1 घंटे का महामृत्युंजय के साथ में वो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और घर की गाय है तो घी की समस्या रहती नहीं है, बहुत आराम से किया जा सकता है और परिवार के लोग मिलकर कर सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छा लगा दीदी। धन्यवाद। हाँ हाँ धन्यवाद। धन्यवाद सर। लतिका जी। नमस्ते, प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। जी प्रणाम भैया, मैं लतिका बोल रही हूँ वर्धा महाराष्ट्र से। और हम लोग के घर में पिछले 9 वर्षों से दोनों समय अग्निहोत्र यज्ञ होता है। लेकिन हम लोग पूरा वैदिक रीति से करते हैं। मंत्र पूरे होते हैं और करीबन 20 मिनट चलता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय करते हैं। लेकिन चूंकि आपने बताया केवल 2 ही जो आहुति डालनी है या फिर मंत्र जो करने हैं, तो मतलब ये भिन्न नहीं हुआ क्या? मतलब क्या अंतर है फिर दोनों में? नवीन जी इस पे कुछ? मैं दूं आंसर? यस यस सर। तो बेसिकली अग्निहोत्र हवन जो होता है वो सुबह और शाम 2 टाइम करने वाला हवन है और इसके अंदर 2 मंत्र जो बताए गए हैं उन्हीं मंत्रों से इसकी आहुति दी जाती है। तो अग्निहोत्र जो वैदिक साइंस है, जो वेदों में लिखा हुआ ये है बेसिकली वो सुबह और शाम
सूर्योदय और सूर्यास्त करने वाला यज्ञ है। इसमें 2 मंत्र डिफाइंड है, आपको दोनों मंत्र जो 5 नियम बताए गए हैं अभी बताए थे, उन 5 नियम से ही करना होता है। बाकी आगे जे मार्गदर्शन करेंगे आपका। सर, हम शांति पाठ से लेकर सारे वैदिक मंत्र करते हैं, मंत्रोच्चार सारा होता है और 20 मिनट तक चलता रहता है लगातार। केवल 2 मंत्र तो पर्याप्त नहीं होते, फिर ये क्या अंतर क्या है, मैं जान सकती हूँ? बस यही जानना था मैंने। हाँ, मैं बताती हूँ। असल में क्या है कि ये जो 2 मंत्र है ना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में जब हम सूर्योदय पे कहते हैं कि सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम न मम, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम न मम, ये एक जो उस समय में प्रकृति में व्याप्त संगीत है। देखिए, प्रकृति का एक ताल चक्र है, उसमें लय है, तो वो जो लय है उसके जो उसके साथ मैच खाता हुए ये ध्वनि कंपन निर्माण करते हैं मंत्र, और इसलिए सूर्योदय के समय में सूर्याय स्वाहा कहा जाता है। सूर्य को हम बहुत सारे नामों से पुकारते हैं, भास्कराय स्वाहा नहीं कहते, सूर्याय स्वाहा ही कहा जाता है, क्योंकि सूर्याय कहने पर जो ध्वनि कंपन निर्माण होते हैं वो भास्कराय कहने से नहीं होते। तो जो समय है सूर्योदय और सूर्यास्त का, उस समय में जो ध्वनि कंपन वातावरण में है उससे मिलते जुलते ध्वनि कंपन निर्माण करना, ये उन मंत्रों के उच्चारण का उद्देश्य है। इसलिए ये 2 मंत्र पर्याप्त होते हैं उस समय के लिए, अग्निहोत्र के लिए। वैसे तो वैदिक मंत्र तो आप कितना भी पाठ करें वो अच्छा ही है, और वैदिक मंत्रों के उच्चारण से वातावरण शुद्ध होता है, तो वो एक अच्छी चीज है। पर अग्निहोत्र का जो समय है सूर्योदय और सूर्यास्त का, उस समय में हमारे पास बहुत थोड़ा 1.5 मिनट का ही समय होता है, और उस समय में इन्हीं मंत्रों का प्रभाव प्रमुख रूप से होता है। इसलिए यही 2 मंत्र बताए गए हैं, लंबा नहीं है। जी जी मैया, बहुत धन्यवाद मैया। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। हीरालाल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी सर। हाँ, हम कई बार है वो किसान को और लोगों को समझाते हैं अग्निहोत्र फार्मिंग के बारे में, तो वो हम के सामने एक ऐसी दलील रखते हैं कि देखो हम हमारे खेत में तो यह यज्ञ करेंगे तो उसका जो धुआं वो सब निकलेगा, वो तो जिस तरह का पवन है उसी के खेत में चले जाएंगे और आकाश में भी चले जाएंगे, तो हमें ज्यादा तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में आप कुछ हमें समझाए तो हम कई बार जो लोग हमें क्वेश्चन करते हैं उसे अच्छी तरह से जवाब आंसर दे सके। थैंक यू। अब ये प्रश्न तो अपनी जगह अच्छा है कि हम करेंगे तो धुआं निकलेगा, और वो धुआं तो रुकता नहीं है, वो तो सब जगह जाएगा, हमारे पड़ोसियों के यहाँ भी जाएगा, उनको भी उसका लाभ मिलेगा। देखिए कि ये जो अग्निहोत्र प्रक्रिया है ये पूरे वातावरण को शुद्ध करने के लिए है, तो हमारे खेत पर जो परिणाम होना है वो परिणाम तो होगा ही होगा, पर अगर पड़ोस में भी अगर अच्छा परिणाम होता है या धुआं उठकर आकाश में जाता है तो ऊपर जाकर जो परिणाम करता है वो हमें अपेक्षित है ना, हमें को वातावरण ही तो शुद्ध करना है, तो इसलिए होने दीजिए, हमारे पड़ोसियों को फायदा होता है, अच्छी बात है। वो हमारे तक सीमित रहे ऐसा तो संभव नहीं है ना, जो हम अग्निहोत्र करेंगे उसका प्रभाव हमारा घर या हमारे खेत तक सीमित रहे, ये संभव ही नहीं है। हाँ हाँ, तो वो तो अच्छा है, हमारे अच्छे और अच्छा पुण्य का काम होता है। हाँ, वो तो हम ये सभी को ये समझाते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि वो जो एक साथ सभी मिलकर करेंगे ना तो भी फायदा मिलेगा। हम अकेले करेंगे तो हमारा जो धुआं है जो भी निकलेगा वो तो दूसरे के खेत में और आगे आगे चले जाएंगे, हमें तो इतना जितना फायदा मिलना चाहिए ऐसा नहीं मिलता। वो ऐसा कई बार हमारे साथ हो तर्क करके हमारी बात है वो स्वीकारने से वो थोड़ा पीछे हटता है। पर वास्तविकता यही है कि हमें तो अग्निहोत्र करना है, हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी उससे फायदा उठाएं। अगर वो हमें फायदा होता है तो हमें देख करके दूसरे भी करेंगे ना, उनके अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी फायदा होगा, सबको ही फायदा मिलना चाहिए, सारा वातावरण शुद्ध होना चाहिए, यही तो अग्निहोत्र का उद्देश्य है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद हीरालाल जी।
या शुक्ला जी आप बोलिए मैम। प्रभाती शुक्ला जी। कैसे बोलना है? हेलो। जी हाँ, नहीं वो बस जब किसी ने वही क्वेश्चन पूछा था ना कि 20 मिनट तक उनका चलता है अग्निहोत्र, मतलब जो भी वैदिक, तो मैं वही उस समय ही रेज हैंड किया था कि देखिए वही फिर संचालिका जी ने उसका आंसर दे ही दिया कि जो सूर्योदय सूर्यास्त का समय है संधि काल, वो एक मतलब बहुत थोड़े समय के लिए होता है, लगभग वो 70-80 सेकेंड ही उसका इफेक्ट होता है। तो इसलिए वो दो मंत्र और उससे उठने वाली गैसेस वो उस समय संधि काल पे बहुत इफेक्टिव होती है। जो उन्होंने बताया कि 20 मिनट तक, हाँ बाकी वैदिक मंत्र वगैरह उच्चारण करते हैं तो ठीक है, मतलब ये मेरे खुद के भी अनुभव है कि जब हम एकदम उसी निश्चित समय पे वो दो आहुति छोड़ते हैं तो हमें खुद ही परिवर्तन अंदर से भी फील होता है। हम उसके 1 मिनट बाद या 1 मिनट पहले भी यदि आहुति छोड़ेंगे तो वो फील नहीं होता है। जैसे कभी हम करें भी और कभी गलती से थोड़ा लेट हो गए तो वो चीज फील नहीं होती जो एकदम निश्चित समय पे होती है, क्योंकि वो 1-1.5 मिनट सूर्योदय सूर्यास्त का जो समय होता है वो संधि काल का इफेक्ट रहता है। वही बोलना चाह रही थी, तो संचालिका जी ने बता ही दिया वैसे उनको। जो शायद लतिका जी का क्वेश्चन था असल जी में। प्रभाती जी, हाँ बिल्कुल मैं सुन रही हूँ आपको, बहुत हाँ बहुत जी जी, धन्यवाद। तो वो ना उस पर्टिकुलर मोमेंट का बहुत इफेक्ट होता है। हाँ उस जी। समय आप ये अग्निहोत्र जब करेंगे, अभी आप जो कर रहे हैं ठीक है, जो भी अपन वेद मंत्र का उच्चारण तो कभी भी कर सकते हैं, बाकी चीजें कभी भी कर सकते हैं थोड़ा आगे पीछे, लेकिन अग्निहोत्र की वो दो आहुति का उस समय ही एग्जैक्ट छोड़ेंगे तो वो मिलता है, बहुत फील भी होता है। अनुभव आप करिए, हम लोग वर्षों से वो अनुभव ले रहे हैं। हाँ जी, इसलिए हम लोग भी ले रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म यज्ञ पहले ही कर लेते हैं और जब वो संधिकाल आता है तब वो देव यज्ञ की आहुतियां डलती हैं। तो जो 5 यज्ञ में से फिर वो बलि विश्वदेव यज्ञ भी उसमें सम्मिलित हो जाता है, तो तीनों यज्ञ तो उसी में हो गए। इसलिए आपका बिल्कुल उचित है, लेकिन मैं अपना एक जो ये हाँ था नहीं आप, मन में लेकिन जो आप जब था एक प्रश्न अग्निहोत्र उठ रहा करेंगे था ना तो उस पात्र में और कोई यज्ञ नहीं करना है और आहुति भी नहीं डालनी है, सिर्फ वो दो आहुति ही डालनी है और उस पात्र को सिर्फ अग्निहोत्र के लिए ही रखना है। हाँ तो वही प्रयोग तो होता हुआ है, हम लोग अन्य कहीं किसी प्रयोग के लिए तो उसको प्रयुक्त तो करते भी नहीं है, और जी यज्ञ कुंड उसी के लिए होता है, तो फिर कोई अन्य यज्ञ तो करते नहीं। जी जी ठीक है, चलिए ओके, जी धन्यवाद। धन्यवाद। जी आपका भी बहुत धन्यवाद। रोशनी जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है, हमें जो 4:30 बजे का रखा था, इसके बाद में कुछ और सेशंस भी है इंडो इकोनॉमी के, तो हमें इसको जल्दी रखना पड़ेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी अटेंडेंट्स से, जो भी अपनी बात कहना चाहते हैं कुछ इसके ऊपर, वो अपने सवाल जवाब रख सकते हैं अभी। तो संचालिका जी और नवीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी भी। ठीक है, जब तक कोई पूछता नहीं है मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूँ कि हम एक जागरूकता अभियान कर रहे हैं अग्निहोत्र कृषि के ऊपर, और हर सैटरडे संडे को 3:30 से 4:30 बजे के बीच में हमारा ये हमेशा रहने वाला है, जो 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और 18 जुलाई को ख़त्म होगा। और हमारा प्रयास है इसके अंदर कि मैं माधव आश्रम और नवीन जी और शालिनी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने स्टार्टिंग से काफ़ी मेहनत की है, और इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में और सभी को बुलाने में और प्रमोशन एक्टिविटीज़ करने में। और हमारा प्रयास है कि आज जैसे 34 लोग हैं, स्टार्टिंग में 45 लोग थे, और यूट्यूब पे लगभग 80 लोगों ने लाइव हमें देखा है। और जितनी हमारी आशा थी कि इतने सारे लोग आए, लेकिन हम नहीं जोड़ पाए, लेकिन सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अग्निहोत्रा से जुड़े हुए हैं, और हमारे उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को करें और इसका फ़ायदा लें, और खेती में भी इसको अपना के लो कॉस्ट अपनी कॉस्ट को कैसे ख़त्म करे एक किसान। तो हम इसको कर सकते हैं अगर हम सभी साथ मिलकर इन चीज़ों को करें, क्योंकि सभी आज सोशल मीडिया पे एक्टिव है और सभी कुछ ना कुछ बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं। तो जिस ग्रुप में आप एक्टिव है, हम छोटी छोटी डिटेल्स उसके अंदर डालते रहेंगे, और कल के वेबिनार्स का भी अपडेट हम इसी तरह से करेंगे। तो आप भी आपके सोशल मीडिया पे और सभी जगह शेयर कर सकते हो, और ये जो कंटेंट है आपको यूट्यूब पे मिलेगा इंडो एग्रोनॉमी पे, उसका लिंक मैं अभी आपको डाल दूंगा, उसके वीडियोस को भी आप डाउनलोड करके आपके जो पर्सनल अकाउंट्स है वहाँ पे आप रख सकते हैं। तो अभी हमारे पास थोड़ा और समय है,
मैं भैया मेरा मतलब ये वीडियो ऑन नहीं हो पाता है क्या इसमें, अभी आज जो सेशन चल रहा है इसमें? जी जी, आपका वीडियो ऑन है सर। अच्छा। आप क्या परने जी बोल रहे हैं, आपका वीडियो? नहीं नहीं, मेरा नाम मनोहर लाल द्विवेदी है। एक्चुअल में क्या है, गीता परिवार से जुड़ा हुआ हूँ ना, भगवत गीता के उसमें, तो ओके इस वजह से मेरा स्क्रीन पे वो आ रहा है, ये जो दिख रहा है ना। जी, कोई बात नहीं सर, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं सर के सामने आके तो आपका स्क्रीन आप ऑन करना चाहते हैं तो हम आपको अलाउ करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ 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 हाँ। ठीक है सर। इसके जी अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? अभी भी लतिका जी और रोशनी जी का हाथ खड़ा है, तो मैं समझता हूँ कि बस उनकी। बता दूंगा थोड़ा सा एंड थैंक्स, वर्ड ऑफ थैंक्स। यस सर। जी। जी नवीन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जो अभी जो उद्बोधन हुआ है आदरणीय नरेंद्र जी माधव जी का, यस तो यस। हमने देखा कि माधव आश्रम के अंदर जो यहाँ पे अपना आश्रम भोपाल में है, बेसिकली बैरागढ़ में स्थित है हमारा आश्रम। तो वहाँ पर जो लैंड है वहाँ हमने अभी तक फार्मिंग की है। अभी हम वहाँ से जुड़ेंगे तो वहाँ पर जो अभी तक फार्मिंग का एक्चुअल प्रैक्टिकल जो है बेसिकली वहाँ पर हमने किया, वहाँ पर किया हुआ है। और वहाँ पर जो फ्रूट्स हैं या वहाँ पर जो भी हमें जो खाद्यान्न मिल रहा है बेसिकली उसका जो जो टेस्ट है वो बहुत डिफरेंट है। तो सभी से आग्रह है कि सभी लोग अग्निहोत्र फार्मिंग को अडॉप्ट करें, आगे बढ़ें। और जब भी कभी मार्गदर्शन की लेने का इच्छा हो या कुछ क्वेरीज हो तो हम सब लोग हैं उसके सपोर्ट करने के लिए। आपके कोई भी सवाल हो हम अवेलेबल हैं, हम सब मिलके उसका जो भी क्वेरीज है उसका आंसर देना चाहेंगे, सब मिलके अपने एक्सपीरियंसेस से। और लास्ट में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा धनराज जी का, जो इंडो एग्रोनॉमी प्लेटफॉर्म उन्होंने प्रोवाइड करवाया है हमें। और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो अभी बताया है कि ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा और विभिन्न वक्ता उसमें आएंगे और ये प्रोग्राम अभी चलेगा, एक सीरीज पूरा चलेगा इसका, सब लोग उसका लाभ उठाएं, सब लोग उसको देखें सुने और इसको स्टार्ट करें। बस यही मेरा धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद सर। आई होप सर हमारा सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है आज का प्रोग्राम, और हम आगे भी हमारे प्रयास रहेंगे कि इसको और अच्छे से हम करें सर। तो मैं आज्ञा लेना चाहूँगा दीदी जी से और नवीन जी से कि अभी हम इसको समाप्त करें, आपके आगे हो सर। भैया इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? हाँ, हाँ जी। मैंने चैट बॉक्स में